वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम हमारा फर्स्ट लेसन ही कंटिन्यू कर रहे थे, द फन दे हैड। पार्ट 4 है, हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है और प्रेजेंट कंडीशन से काफ़ी मैच करता हुआ भी है कि कैसे एक मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी जो है मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं और उनको एक डायरी मिलती है जो उनके दादाजी के भी दादाजी की है, जो उस डायरी में कुछ बुक के अंदर कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्कूल कैसे हुआ करते थे। और हमारी जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना, वो भी कभी इसी तरह के कुछ मेमोराइज करेगी कि स्कूल कैसे हुआ करते थे, कैसे स्कूल में पढ़ते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना फन रहता है एक स्कूल टाइम के अंदर, एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ। बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं जो किड्स करते हैं, बच्चे करते हैं और उस चीज़ को लाइफ टाइम याद भी रखते हैं। इवन आपके पेरेंट्स भी कभी कुछ बातें करते होंगे पुराने टाइम की, तो वो भी ये कहते होंगे कि हमारे टाइम में स्कूल में इस तरह का हुआ करता था और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। यस, हम हमारे 9 पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने देखा था कि मार्गी जो है टॉमी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं इस बुक को और भी पढ़ना चाहूँगी, अगर तुम फ्री टाइम में मुझे अपने साथ रखो तो। मे बी ही सेड nonchalantly he walked away whistling the dusty old book tucked with his arm। उसने अपनी बुक को अपनी आर्म के अंदर फंसाया और विस्लिंग करता हुआ वहाँ से चला गया कि हाँ मे बी अगर मौका मिला तो पढ़ लेंगे, क्योंकि टॉमी को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जितना मार्गी को आ रहा था। मार्गी को इसलिए आ रहा था क्योंकि वो अपने मैकेनिकल टीचर से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो एक ही टाइप के टीचर से पढ़ रही थी और एक ही तरह का परफॉर्म कर रही थी, तो उस चीज़ से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी। तो उसको ये पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था कि स्कूल्स काफ़ी अच्छे हुआ करते होंगे। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at same time every day except Saturday and Sunday. Yes, ये सेम टाइम हुआ करता था रोज मार्गी का। मार्गी को स्कूल के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था, अपने बेडरूम से निकल के पास वाले रूम में घुस जाना और वहीं पर उसका स्कूल का होना। मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था और उसकी वेट ही कर रहा था, तो उसको तो डेली का डेली ये पढ़ना ही था। यस, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन उसकी जो थी फ्लैश कर रही थी। अभी ये जैसे इसको हम मैकेनिकल टीचर माने तो ये तुम्हारे मोबाइल्स पे फ्लैश कर रहा है ना, उस तरीके से। बिकॉज हर मदर, एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं कुछ। Because her mother said little girls learn better and if they learn at regular hours। तो उसको कोई भी सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि उसकी मदर का ये सोचना था कि छोटी लड़की है, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसको कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot। जैसे ही वो एंटर होती है मैकेनिकल टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा और यस्टरडे का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट के अंदर डाल दिया जाए। मार्गी डिड सो विद अ साइन। मार्गी ने एक गहरी सांस ली और बेमन से ही अपना होमवर्क उसके अंदर उस स्लॉट के अंदर डाल दिया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो सोचने लग गई कि कितना अच्छा रहता होगा वो स्कूल जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर का हुआ करता था। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। तो सोचती है, मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं है। वो सोच रही है कि कितना मज़ा आता होगा उस स्कूल में जहाँ पर सारे बच्चे साथ आते होंगे, साथ जाते होंगे, बहुत शोर मचाते होंगे, एक रूम में एक साथ बैठते होंगे,
जैसे ही एंड ऑफ द डे होता था, यानी कि स्कूल की जब फुल ब्रेक होता होगा तो साथ में घर भी जाते होंगे, तो एक काफ़ी फन टाइम रहता होगा। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो लोग एक ही चीज़ें, सेम एज के बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे, तो उनको वो काफ़ी सारे एक दूसरे से डिस्कस भी करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे, एक दूसरे से कुछ मैटर को डिस्कस करके समझते भी होंगे। जैसे आप लोग करते ना कि कभी ऐसा होता है कि कुछ होमवर्क में समझ में नहीं आया तो एक दूसरे को समझा के कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉपी भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको फन लगती हैं और कि कितना मज़ा आता होगा। द मैकेनिकल एंड द पीपल वर्क एंड द टीचर वर पीपल। और सबसे बड़ी बात, जो टीचर होता था वो एक इंसान होता था, यानी कि बच्चे की फीलिंग्स को समझने वाला। अब जैसे मैकेनिकल टीचर है, उसको आप कह दो कि नहीं आज मुझे नहीं पढ़ना, आज तो खेलना है, मौसम बहुत अच्छा है, आज मुझे खेलना है, तो मैकेनिकल टीचर तो उस चीज़ की फीलिंग को समझेगा नहीं। वहीं पर जब ह्यूमन टीचर है, एक पर्सन है, तो आप उनको कुछ भी काम करने के लिए जल्दी से राज़ी कर सकते हैं। The mechanical teacher was flashing on screen when we add fraction half and 1/4. Margie was think about how the kids must have loved in it the old days. Yes, अब जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है कि हम हाफ और 1/4 को इस तरह से ऐड करेंगे या फ्रैक्शन करेंगे, वो उनके टॉपिक को कंटिन्यू समझाए जा रहे हैं। वहीं पर मार्गी जो है वो थिंक कर रही है कि वो बच्चे कितने खुश होते होंगे जो उस तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उनके बारे में सोच रही है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, उस मज़े के बारे में सोच रही है। आपका लेसन द फन दे हैड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न भी चेंज है। आप अपनी पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे होंगे, आपसे जितने हो पाते हैं, मोस्ट ऑफ हो पाते नहीं, आपको सारे ही करने हैं। लेसन मैंने पढ़ा दिया है, वर्ड टू वर्ड समझा दिया है, आपको क्वेश्चन के आंसर लेसन के अंदर ही मिल जाएंगे और प्रॉपर सेंस में आपको आंसर उसके बनाकर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में पहले अपन ने हिंदी व्याकरण में प्रकरण कारक में भाग 1 की क्लास ली थी, वीडियो बनाया था। उसमें कारक की परिभाषा और कारक के कुल कितने भेद होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया और उनमें से प्रथम के 4 भेदों के बारे में हमने परिभाषा और उनके उदाहरणों को देखा। आज हम उसके आगे से जहाँ तक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए तक पढ़ लिया था। अब अपादान कारक की बात करते हैं अपन, जहाँ पर अपादान कारक अपादान कारक की बात करते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? हाँ, अपादान कारक में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो अपादान कारक, अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। अब संप्रदान में क्या था? संप्रदान के लिए अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। अब यहाँ अपादान में अलग होता है, भाग अलग होने का भाव होता है। अपादान का अर्थ पृथक होना, अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का एक रूप एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से या तो अलग होने का भाव हो या तुलना करने का भाव हो, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब अपादान कारक की विभक्ति
चिन्ह क्या है, से है। अब से अपादान कारक का भी है और करण कारक का भी से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है ना। करण से का अर्थ होता है साधन और यहाँ अपादान से का अर्थ होता है अलग होना। अब यहाँ अपादान कारक में कुछ नियम है। अब पृथकता के संबंध में अपादान कारक का प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक हुआ। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो गेंद जो हाथ में थी, बॉल जो हाथ में थी वह नीचे गिर गई, तो हाथ में थी वो लेकिन अलग हो गई हाथ से, इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक है, अपादान कारक होगा। फिर पहचान के अर्थ में बात करें तो यह जयपुर से है, यह मारवाड़ से है, वह बीकानेर से है। विभिन्न प्रकार के प्रदेश के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भी तुलना करते हैं, अपन बात करते हैं, तो वहां पर अपादान कारक होगा। दूरी बताने के लिए भी अस्पताल स्कूल से दूर है, इसमें भी अपादान कारक। तुलना करने में विमला सीता से लंबी है, ठीक है। मोहन श्याम से बौना है, तो लंबा बौना जो बताने के लिए, तुलना करने के लिए वहां पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। शिक्षा देने के संबंध में भी शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, इसमें भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो अपादान में से प्रयोग होता है और करण में भी से का प्रयोग होता है। अपादान में से अलग होने का भाव देता है, करण में से माध्यम का भाव देता है। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर अपना है संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाता है। अब शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। ये सब विभक्तियां संबंध कारक की होती है। इसमें क्या होता है, शब्द का सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाता है, वह संबंध कारक होगा। स्वामित्व के संबंध में, रिश्ते के संबंध में, अवस्था के संबंध में, कोटि और धातु के संबंध में और प्रश्न के संबंध में यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो पुस्तक किसकी थी, अजय की, यहाँ गुम हो गई, इसलिए स्वामित्व है। मेरी घड़ी बहुत कीमती है, तो घड़ी किसकी, मेरी खुद के बारे में है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। रिश्ते के समय अमन राधा का भाई है, तो अमन और राधा दोनों क्या है, भाई बहन है, संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक। अवस्था में यह युवक 25 वर्ष का अवस्था बताने के लिए कोटि धातु के रूप में 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मेरी अंगूठी सोने की है, इस प्रकार बताने के लिए भी कोटि और धातु रूप में भी इसका प्रयोग होता है। प्रश्न करने में भी आपके कितनी बेटियां हैं, 8वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, इस प्रकार बात करें वहां पर भी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक में आगे बात करें अपन अधिकरण कारक की बात करते हैं। नंबर 7 अधिकरण कारक की बात करें। अधिकरण कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर। में का अर्थ होता है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ होता ऊपर। अब संबंध कारक अधिकरण में और पर है ना। यहाँ पर जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, अब यहाँ पर मेज पर जहाँ पर में और पर का प्रयोग होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो यह कहां पर, इस मंदिर में। यहां मंदिर की बात की जा रही है, में अर्थात इसका अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। बगीचे में छायादार पेड़ हैं, यहां पर भी अधिकरण कारक हुआ। तो पर की बात करें, मेज पर पुस्तक रखी है, निश्चित समय बताने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, विद्यालय समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। इस प्रकार का कोई सूचना घंटी हो या सूचना दी जाती है वहां पर निश्चित समय बताया जाता है, वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। महत्व बताने के लिए बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, यहाँ पर महत्व दिया गया है जिसके कारण भी यहाँ पर अधिकरण कारक। जल्दबाजी बताने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, घोड़े पर सवार अर्थात मुहावरेदार भाषा है, घोड़े पर सवार होकर अर्थात बहुत तेज गति से आता है। इस प्रकार भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है।
और अंत में अपना जो कारक है संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है, संज्ञा अर्थात जैसे राम, मोहन, वह सर्वनाम है तो राम, मोहन, जो जिसका भी नाम लिया जाए जो भी है वह संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह हे, ओ और अरे ये 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिसमें हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। अब लोग जहां पर विचार विमर्श करते हैं वहां पर आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हे भगवान कैसा जमाना आ गया है आश्चर्य सूचक चिन्ह है। इस प्रकार संबोधन कारक में आपको यहाँ हे का प्रयोग है। अरे ये क्या कर रहे हो, इस पर अरे के साथ भी किसका प्रयोग किया गया है, संबोधन कारक का प्रयोग होगा अरे। और ओ खिलौने वाले, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। तो इन तीनों वाक्यों में हे, ओ और अरे का प्रयोग हुआ है जो कि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसलिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट बात करें, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो नोट करें और उन्हें हल करने का प्रयास करना है। सभी कारकों और उनके विभक्ति चिन्हों के नाम। पहला है देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे, है ना। इस प्रकार संबंध कारक के साथ ही काके की और टोटल कारक कितने 8। अब इन कारकों के नाम लिखने हैं और उनकी आपको सूची बनानी है इनका कारक चिन्हों के साथ। अब करण कारक अपादान में क्या है पहले ही बता दिया, करण में से का प्रयोग होता है कि साधन में, और अपादान में से का अलग होना। फिर कर्म कारक को परिभाषित करना, कर्म कारक क्या है, कर्म कारक के कितने भेद हैं, कर्म कारक में क्या क्या होता है, उनकी परिभाषा उदाहरण पूरा करते हुए उन्हें हल करना है। ठीक है, तो आज का ये कारक हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। कुछ एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमारा हो गया था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 इज़ देयर। यहाँ पर x और y का वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब फर्स्टली क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें फर्स्टली क्या क्या चीज़ें पहले से दे रखी है उसको नोट कर लो। क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको, वी हैव गिवन, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 13, क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी है, क्या गिवन है आपको। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये चीज़ आपको गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फाइंड करना है। तो कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है, जो गिवन है वो जस्ट एज इट इज़ इसमें पुट कर दो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू पुट करो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का वैल्यू पुट करो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। नाउ y का वैल्यू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम करना नहीं है। हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस में जब भी स्क्वायर होते हैं, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है, ऐसा लिखा होता है a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, सिंस वी नो दैट। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाला क्या है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट
न्यूमरेटर का होगा बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक काम बन गया। अब इसके बाद में सिंपल मैथमेटिक्स लगनी है। होल स्क्वायर लिखा है, अंदर की तरफ 2 नंबर्स एडिशन में दे रखे हैं। इस टाइप की आइडेंटिटी पढ़ रखी है हमने। यहाँ अलग नंबर है, यहाँ अलग नंबर है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी लगाना है, जस्ट ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जो आपका बनेगा इसको मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 का स्क्वायर। सिंस वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जो भी आइडेंटिटी यूज़ करोगे वो मेंशन ज़रूर करोगे क्योंकि उसका भी मार्किंग होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए की जगह कौन √3, बी की जगह √2, तो ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 इंटू √2 प्लस बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 √2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पर √3 है, b की जगह √2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बीच में कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये अंडरस्टूड है, प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे का जो एडिशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करते हैं। अगेन a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा ये। फर्स्टली √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 इंटू √2 यही होगा, प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस है तो उसका ध्यान रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नाउ इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर, मैंने कहा था रूट और स्क्वायर एक साथ आएगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोचना है मन में। इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। ये रूट और स्क्वायर जब भी साथ में आएंगे तो हट जाएगा, ऐसे हटा के बताना नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो अंदर जो बैठा है रूट के अंदर वो होगा रूट स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 ऑलवेज 3, √4 इंटू √4 इज ऑलवेज 4। तो उसी तरह से √3 का होल स्क्वायर इज 3 प्लस 2√3 √2 कुछ भी मल्टीप्लाई करने जैसा नहीं है, ये रूट के अंदर है। आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हो कि ये दोनों रूट में है तो यू कैन डू, ऐसे नीड नहीं है अभी इसको ऐसे रहते। अगर चाहो तो दोनों पर स्क्वायर रूट है तो ओवरऑल पूरे पर स्क्वायर रूट लगा करके 3 इंटू 2 6 लिख सकते हो, प्लस √2 का स्क्वायर 2, ना 3 माइनस 2√3 √2 प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2√3 √2 प्लस 2, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 √2 प्लस 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √3 √2 5 माइनस 2√3 √2। नाउ यहाँ पर 3 प्लस 2 5 माइनस 2√3 √2, 3 प्लस 2 5 प्लस √3 √2। डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है। एक तरीका ये होता है आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लो, वो थोड़ा ऐसा लगता है। तो रैशनलाइजेशन तो हमने सीख ही रखा है, तो उसका क्या तरीका होता है, आप चाहो तो एक और चीज़ यहाँ कर सकते हैं। √3 √2 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन डू √3 √2 है तो ओवरऑल पूरे पे रूट लगाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो अब डायरेक्टली मैं इसको लिख लूँ 3 इंटू 2 इज 6। तो क्या बन गया आपका रूट 6। ओके, ये नंबर भी आपका बन जाएगा रूट 6। ये नंबर पूरा पूरा बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में रूट 6। सॉरी, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए था, प्लस 2 रूट 6। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो जब यहाँ ऐसी कंडीशन बन जाती है तो क्या करते हैं हम, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देन इसके बाद जो है, जो भी आपका ओके अब इसके बाद हम रैशनलाइजेशन करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं सॉल्व करके, और वाई स्क्वायर का वैल्यू अलग से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो साथ में भी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन यहाँ यूज़ करेंगे। तो 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। ये जो ऑपरेशन है टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर ऊपर ज़रूर लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, इतना सा लिख लोगे तो भी सफिशेंट है। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन किया इधर, प्लस अब इसका भी रैशनलाइज कर रहे हैं 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू अपोजिट साइन 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6। दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करेंगे। नाउ इसको सॉल्व करना है। इसके आगे आई थिंक आप सेल्फ कर लेंगे, बट स्टिल इतना कर लिया तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता ही दूँ। रैशनलाइज करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है ज़रूर बाय रैशनलाइजेशन। इसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रही हो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 5 प्लस 2 रूट 6। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर सिमिलर है, ये स्टेप डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, वैसे ही 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6 इज उसका होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। नंबर्स आर सेम, साइन आर डिफरेंट, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट प्लस आगे जो नंबर है आपका वो क्या है, ये अगेन सिमिलर नंबर है, 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये आपस में पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा। जब दो टर्म्स होती है कोशिश करो ब्रैकेट्स में लिखो, ताकि आपको किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर नंबर है, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, वैसे ही 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अपॉन में चेक करो 5 प्लस 2 रूट 6, यहाँ पर सिमिलर नंबर बट प्लस और माइनस आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a इज 5, b इज 2 रूट 6। क्लियर। नाउ अब यहाँ क्या करेंगे, ये पहले का प्रिंट है, कोशिश करें सेल्फ सॉल्व करने की ट्राई करें क्वेश्चंस को। जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 रूट 6 का स्क्वायर, इसको अच्छे से देख लेना, 2 रूट 6 का स्क्वायर, ये नंबर है इसका स्क्वायर, इसका जब 2 का भी स्क्वायर होगा रूट 6 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक साथ, तो रूट हट जाएगा, तो 6 4 जा 24। तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर 24। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर अपॉन में अगेन 25 माइनस, यहाँ क्या बनेगा
2√6 का स्क्वायर हमने अभी निकाला था 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1। ओवरऑल पूरा आंसर लेके आना है तो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 5 प्लस, तो चाहे तो ओपन कर लो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज योर 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, ओके 5 का स्क्वायर और 2ab, तो 2 इंटू a कौन है 5, b कौन है 2√6। ठीक है, जब समझ नहीं आए तो ब्रैकेट्स यूज़ कर लो, 2 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट्स का मतलब है ये सारे मल्टीप्लाई में है, प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 2√6 का स्क्वायर। नाउ अपॉन में क्या बचा 25 माइनस 24 1, प्लस इसको सॉल्व कर रहा तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कौन है 5, b कौन है 2√6 प्लस b का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर, और अपॉन में 25 माइनस 24 इज 1, अपॉन में 1 यानी कि उस नंबर को एज इट इज़ लिख सकते हो। कहीं पर लिखा है 6/1, दैट मीन्स दिस इज 6, क्योंकि 1 को किसी में भी डिवाइड करो, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, सेम नंबर हमारे पास आता है। ना सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 10, 10 2 20√6 प्लस, ना इसको करो 2 का स्क्वायर इज 4, √6 का स्क्वायर 6, डायरेक्टली 24 भी लिख सकते थे, इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं हम इसको, प्लस 25 माइनस 5 2 10, 10 इंटू 2 20√6। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सब रूट के बाहर वाले नंबर है और ये रूट के अंदर, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। नाउ सॉल्व इट, 25 प्लस 20√6 प्लस ये माइनस का, सिमिलर नंबर जब भी होता है प्लस 6 माइनस 6 एक साथ तो कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर नंबर में से सिमिलर नंबर माइनस होगा तो 0 ही आएगा। 25 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24, तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ कितना बनेगा 25 25 50 50 और ये कितना 48, 50 प्लस 48, तो योर आंसर इज़ 98। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और जहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। इसके बाद का जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, कोशिश करो उसको ट्राई करने की, x का वैल्यू गिवन है, एक इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करना है एंड यू कैन गेट द आंसर, सॉल्व करना है आपको ही। और 1.6 के भी क्वेश्चन जितने आप अटैम्प्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लेसन 5 जो चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट का पार्ट 14 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन नोट करने को कहा था, उसको एक्सप्लेन किया था, हमने समझ भी लिया था। आई होप आपने नोट्स भी बना दिए होंगे। टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन देखने के बाद मैं आज नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, ये होमवर्क में दिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ कर लेना। आपने ड्रॉ किया होगा तो आपको समझ में आएगा आगे। मैं इसको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, होती तो दोनों सेल है लेकिन दोनों में बेसिक स्ट्रक्चर जो दोनों का है उसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक पैरा है छोटा सा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पता चलता है कि आपने जो भी पढ़ा उससे पहले आपको पता चल गया कि हमारी सेल जो होती है वो हमारी, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की सेल। उसके बाद है फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ये तो दो क्वेश्चन जो दो आए हैं वो पहले से हमने पढ़ लिए हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आपको। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का जो स्टडी किया था सबसे पहले या डिस्क्राइब किया था।
कैसे किया था, तो उन्होंने एक डेड सेल दी थी प्लांट की बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे हम, नहीं तो फिर इतना बड़ा चैप्टर है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद है व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये कि अभी तक का जो हमने पढ़ा उसके बेस पर ये 2 क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गए हैं या हो जाने चाहिए। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे ये 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ मतलब हमारी सेल किससे बनी होती है, होती किस चीज़ से बनी होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल कैसा होता है। बाय नाउ वी नो दैट द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सबको पता है कि हमारा फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, हमारा सेल। Various organelles of the cell enable it to perform different functions which are exhibited as life processes of living organism. Following 3 important structural components are found in typical cell. यहाँ पे बोल रहा है कि आपको समझना होगा कि हमारी सेल में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेल बना होता है जिसका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे एक न्यूक्लियस भी है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका काम है पावर हाउस यानी सेल को पावर जनरेट करना या एनर्जी देना। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 मेन जो बेसिक दे रखे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आर फाउंड इन अ टिपिकल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 क्या है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक है कि ये 3 चीज़ें तो हर सेल में होती ही होती है। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट दे रखा है सेल मेम्ब्रेन और ये सब। पहले मैं इसको डायग्राम को आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये प्लांट सेल दे रखी है, अभी सिर्फ प्लांट सेल देखते हैं हम। इसके अंदर देखो साइटोप्लाज्म यानी सेल लिक्विड भरा हुआ है, फिर इसके अंदर सेल वॉल है तो सेल के अंदर वॉल बनी हुई है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसी है, स्मूथ है। रफ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली बनी हुई है, प्लास्टिड ये वाले हैं, न्यूक्लियस ये चीज़ें, इसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर, न्यूक्लियस के भी अंदर बीच में कुछ है सेंटर में तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। फिर ये राइबोसोम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर डॉट डॉट होते हैं वो होता है रफ। रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये किसकी सेल का पिक्चर हो गया आपके लिए, प्लांट सेल का। ये प्लांट सेल है। अब आपको दिखेगा एनिमल सेल। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्योंकि प्लांट सेल है तो एक चीज़ तो सबसे पहले ये हो जाती है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। बट यहाँ पे आपको प्लास्टिड कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये सब नेम जो है ना वो सब नेम यहाँ पर भी दिखेंगे आपको एज वेल एज, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है तो इस चीज़ का कि प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि हमारे एनिमल सेल में प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, राइबोसोम यहाँ पर भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी है। स्मूथ पे क्या होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे, रफ पे राइबोसोम होंगे। रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लाइसोसोम ये होता है, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस ये रहा, वैक्यूल ये रहा, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस इसमें भी था, न्यूक्लियोलस इसमें भी है। इसमें भी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर था, इसमें भी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इसको बोलेंगे RER इन शॉर्ट। और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कुछ आपको ये 2 डायग्राम बनाने से ही क्लियर हो गया होगा लास्ट क्लास में कि कुछ क्या मोस्ट ऑफ नेम जो है, मोस्ट ऑफ लेबलिंग जो है इन दोनों की सिमिलर है। फ़र्क ये है डायग्राम बनाने में कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल ही सेंटर में होता है एनिमल सेल में एज वेल। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। यहाँ पर आप मेंशन कर देना, यहाँ लिखा नहीं है इसने, ये चीज़ जो है एरो में ये है वैक्यूल, यानी प्लांट सेल के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह होती है। इस खाली जगह को हम बोलते हैं वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल होती है ये इसमें नहीं होती, इसमें होती है। और इसमें प्लास्टिड होते हैं, इसमें प्लास्टिड नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये दोनों सेल जो इनकी स्टडी की है या इनका डायग्राम जो बना है वो कहाँ से बना है, माइक्रोस्कोप से देख के बना है। प्लांट एंड एनिमल सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर इनका स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इस पेज पे। इसी पेज पे ये सेकेंड पोर्शन है इसका। नेक्स्ट दिस 3 स्ट्रक्चर, कौन से 3 स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।
of the cell are referred as functional region of the cell. Function of these three components are essential for maintaining the living state of the cell. ये तीनों काम करते रहेंगे तभी ये दोनों सेल फंक्शन लिविंग स्टेट में फंक्शन करेगी, मतलब जिंदा रहेगी। अगर ये तीनों में से कोई भी काम नहीं करेगा वो सेल डेड सेल कहलाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक कंपोनेंट, the cells, all plants, fungi and most of the bacteria also have a rigid cell wall outside the cell membrane. The cell wall plays an important role in maintaining intact existence of the cell. मतलब ये कि आपका जो अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक कंपोनेंट, इन तीन के अलावा एक चीज़ और होती है वो यहाँ मेंशन नहीं की है और वो है सेल वॉल। इस सेल के चारों तरफ जो हार्ड होती है ना आउटर लेयर, वो होती है सेल वॉल, सेल को कवर करने वाली सेल वॉल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन तीन कंपोनेंट्स के अलावा, इन तीन के अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है और वो क्या है? सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल दे रखा है जिसने बोला है कि सेल वॉल जो होती है वो सब में होती है, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज में होती है, ऑल्सो हैव रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके और आउटसाइड बाहर बात की जाए तो वो होता है सेल वॉल। The cell wall plays an important role in maintaining intact existence of the cell. सेल वॉल होगी तो क्या होगा कि पर्टिकुलर एक सेल को फिक्स डिफाइनेड शेप मिल जाएगा। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उस सेल का शेप बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड आउटर कवरिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स रिमेन, यहाँ पर तीन नेम दे रखे। सेल मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज वेल एज हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। ऑल सेल रिमेन कवर्ड बाय थीन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक रीजनरेटिव एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रही है, जैसे देखा है कवर्ड बाय, जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक थीन होती है, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसी होती है, जिसके आर पार लाइट जा सके, इलास्टिक होती है, रीजनरेटिव यानी बार बार अगर डैमेज हो गई है तो बार बार रिपेयर हो सकती है, और साथ में लिखा है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इस सारी टर्म्स को जो कैरी करता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर वर्ड है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मीनिंग है कि अपने आर पार कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो परमिएबल है, पूरी तरह से सारी चीज़ों को अंदर आने देती है। वो बहुत ही सेलेक्टिव मटेरियल को अपने अंदर आने देती है, जिसकी वजह से इसका नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इस पूरे को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। इट इज़, इसके अदर नेम है ये। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड बोथ, यहाँ पे लिखा है बोथ, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी। सेपरेट इन कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखा है वो क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट रखता है, यानी सेल के अंदर वाले पोर्शन को एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट सेपरेट करवाता है, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैनी सेलुलर ऑर्गेनिल्स और यूकैरियोटिक सेल्स सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम एंड इनक्लोज्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। मतलब ये कि हम जिसकी बात कर रहे हैं या हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो इतने सारी चीज़ों को या इतने सारे ऑर्गेनिल्स, ये सब क्या है? सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, तो इनको नाम दिया सेल ऑर्गेनिल्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सारे ऑर्गेनिल्स को क्या करती है? यूनिट बना के रखती है, अपने अंदर प्रिजर्व रखती है, अपने अंदर सेफ रखती है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं ये आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आप यहाँ तक के नोट्स बना देना अपनी लैंग्वेज में, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ग्लोसरी वर्ड पढ़े थे, वो मैंने इसलिए पढ़ा है, वैसे आप पढ़ सकते थे, लेकिन उसको पढ़ने से हमारा बेस क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है कि वही वर्ड इस लेसन के अंदर आएंगे, उन्हीं वर्ड के बेस पर पूरा लेसन आपका टिका हुआ है। तो हमने उन चीज़ों को समझ लिया, अब इसको ये समझेंगे। और मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि जब ये लेसन पूरा फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको पूरे ग्लोब के ऊपर इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है, क्या है, कौन सा अक्षांश होता है, कौन सा देशांतर होता है, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, इक्वेटर किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम ग्लोब के ऊपर डिस्कस करेंगे।
अभी आपकी जो थ्योरिकल पार्ट दे रखा है, आप इसको यहाँ से एक बार माइंड में अच्छा कैच कर लेना, तो वहाँ पर आपको पोजीशन जल्दी से समझ में आ जाएगी। ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया, लोकेशन, लोकेशन का मीन्स स्थिति। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये बात मैंने आपको बता दी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कहाँ पर है, तो क्या आएगा यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर। सामान्य सा भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या आएगा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर। इट्स मैनलेट एक्सटेंड फ्रॉम लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखो इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर भी लैटिट्यूड दे रखा है, यहाँ पर भी लैटिट्यूड दे रखा है। अब किसी के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, दोनों तरफ लैटिट्यूड लिख रखा है और दोनों तरफ एन ही लिख रखा है, एन का मीन्स क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो अब यहाँ पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो दोनों चीज़ उधर ही है। तो यहाँ पर ये एन जो आया है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर को बिलोंग कर रहा है। कि यहाँ पर इसकी पोजीशन, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा जाए, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की पोजीशन यहाँ पर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऊपर जो आपके ये कोमा लग रहा है, इसको मिनट के रूप में बोला जाता है। एक अब लॉन्गिट्यूड की बात करें कि लॉन्गिट्यूड में क्या है, तो अब देखो यहाँ पर ईस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन कहाँ पर आती है, ईस्ट में। तो दोनों तरफ क्या दे रखा है, ईस्ट दे रखा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आएगा, बीच में आएगा, जहाँ पर आपकी इक्वेटर लाइन खींची जाती है, उसी के पैरेलल कौन सी लाइन आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, जो ऑलमोस्ट 2 पार्ट में बांटती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको, तो ये उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। अब क्या क्या है अपने देश के अंदर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। कहाँ पर स्थिति ये भी बता रखा, इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रेस्पेक्टली। ये चारों चीज़ें कहाँ आती है, अपने भारत के अंदर आती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है नॉलेज बॉक्स के अंदर, इंदिरा पॉइंट। मैंने मैप में बताया था आपको, श्रीलंका के, और जहाँ भारत का एंड ऑफ पॉइंट है और श्रीलंका का पॉइंट इस तरह बीच में एक पॉइंट आता है, वहाँ पर होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट द साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया वो सबमर्ज्ड इन द सी इन द 2004 सुनामी। ऐसा कहा जाता है कि अब इंदिरा पॉइंट दिखाई नहीं देता है, किस कारण से, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो क्या हो गया, किसी सी के अंदर वो क्या हो गया था, मर्ज हो गया था। तो अब पर्टिकुलर इंदिरा पॉइंट वहाँ से दिखाई नहीं देता। लेकिन हम जो मैप के अंदर शो करते हैं, और मैंने आप लोग को बताया भी था मैप के अंदर कि श्रीलंका का जहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है और इंडिया का जहाँ पर एंड अप हो रहा है, जो बीच में जो पॉइंट है उसको हम किस नाम से जानते थे, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे। हाउ मच लार्ज इज अवर कंट्री, अपना देश कितना बड़ा है। द लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। कितना दे रखा है, पूरा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। इंडियाज लैंड एरिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फिगर 1.1 क्लियरली इंडिकेट्स। ये आपको पूरा बता रखा कि इस देश का कितना है, तो उसमें अपना देश कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। सबसे फर्स्ट कौन सा आ रहा है, रशिया आ रहा है, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये तो किस बेस पर दे रखा है आपको, एरिया के बेस पर। अगर पॉपुलेशन के बेस पर पूछा जाए आपसे कि इंडिया का कौन सा नंबर आता है, तो कौन सा आता है, 2nd। और हो सकता है कि अभी जो सेंसस हो रही है 2021 की, तो उसमें अपना भारत फर्स्ट नंबर पे भी आ जाए और चीन पीछे चला जाए। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अंडरलाइन कर देना यहाँ पर, कौन से नंबर पे आता है, 7 आफ्टर किसके बाद, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसको पूरा अंडरलाइन करना। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 50,200 किलोमीटर लॉन्ग। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, भारत का जो क्षेत्र है, जो बाउंड्री है, वो कितनी है, 50,200 किलोमीटर लंबी। अब उसमें भी दोनों है, उसमें दोनों है, दोनों का मतलब कोस्ट लाइन, तटीय क्षेत्र भी है और स्थल की आकृति भी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपने देश में कोई समुद्र ही नहीं है, कोई तट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उनका अलग डिवाइड कर रखा है और स्थल का अलग डिवाइड कर रखा है।
while the total length of its coastline including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is about 7,516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप लोग देखना इंडिया की बाउंड्री का जो दे रखा है वो कितना रखा है 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन का जो तटीय क्षेत्र दे रखा है 7,516 किलोमीटर। इट मीन्स आपको ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है और इसको लर्न भी करना है, आपके माइंड में डेटा होना चाहिए कि स्थल का कितना है और तटीय क्षेत्र का कितना है। अब दे रखा है इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है अपना। इट इज़ द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द हिमालय रेंज। आप लोगों ने पढ़ रखा है हिमालय के बारे में, कौन सा बाउंडेड कौन सा जोड़ता है, यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द हिमालय रेंज। द लैंड बिगन टू टेपर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। कहाँ तक इसका विस्तार है, इंडियन ओशन। डिवाइडिंग इट इंटू टू सीज, जो दो समुद्र में बांटता है, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ये मैंने आपको मैप में बताया था, अरेबियन सी कहाँ पर है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। If you look at figure 1.2, you will note that its latitudinal and longitudinal extents are almost the same, about 30 degree, although the east-west extent seems to be smaller than the north-south extent। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिगर कौन सा देखना पड़ेगा 1.2, जिसमें भारत का मैप दे रखा है, अपना ये वाला मैप। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पोजीशन है, कौन सी लाइन। जैसे अभी मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन जा रही है जो क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। इसकी पोजीशन में आपको और ग्लोब के अंदर बताऊंगी क्या होता है और क्या नहीं होता। ये जो लाइन है इसको आप इक्वेटर समझ सकते हो कि कह सकते हैं कि जो समान पैरेलल लाइन में डिवाइड करती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये इंडिया का मैप, कहाँ पर अरेबियन सी है, कहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।